Hello, welcome to the series of data structure using C language. So this is our lecture 2. So let's look at what we are covering in this lecture. So in this lecture, we'll covering first introduction to C language, then installation process, then structure or syntax of C program, then important points and compiler versus interpreter. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, जैसे हमने लेक्चर 1 में बताया, हाई लेवल मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लेवल लैंग्वेज होती है। इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे इन 1972 एट बेल्स लैब। ये सिर्फ पढ़ के रखो, इसका हमें कोई मतलब आने वाला नहीं है। देन सी इज अ प्रोसीजरल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? एक प्रोसीजर या फिर स्टेप्स फॉलोइंग होते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, उसी के अंदर हम कोड लिखते हैं। एंड इट इज वाइडली यूज्ड, कंसीडर एज मदर ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो भी अभी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उन सब की मदर मानी जाती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके बाद देखेंगे, देखेंगे व्हाट सी इज यूज्ड फॉर। सी इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इस लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया था, बाद में प्रोग्रामिंग में फेमस हुई। जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें सी लैंग्वेज के कोड्स लिखे होते हैं। इसके बाद जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स होते हैं, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर जो होते हैं, वो सी लैंग्वेज के मदद से बनाए जाते हैं। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, हार्डवेयर के प्रोजेक्ट, उसमें भी सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, जो आपके लैपटॉप में ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, डेटाबेस सिस्टम, गेम ग्राफिक्स, इन सब में सी लैंग्वेज का बहुत सारा रोल होता है। उसके बाद हम देखेंगे सी, व्हाई वी लर्न सी। सी क्यों पढ़ना है, हमें सी ही क्यों पढ़ना है इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? बिकॉज़ सी इज़ ईज़ी टू लर्न, इट अंडरस्टैंड बेसिक कांसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ बेस ऑफ मेनी अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। अगर आपने सी एक बार अच्छे से समझ लिया, तो आपको पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब लैंग्वेजेस है, ये पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। और इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आप ये लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आपकी लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेजेस के क्या-क्या फीचर्स है? पहला है सिंपल है। सी इज़ अ ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड होने के लिए सिंपल है। इसका जो सिंटैक्स इतना वास्ट नहीं है। उसके बाद फास्ट है। सी प्रोग्राम्स रन वेरी फास्ट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरी फास्ट क्यों है, ये इस वीडियो में हम बताएँगे आगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्ड है। सी क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोसीजर फॉलो करता है। स्ट्रिक्ट रूल के अंडर ही इसका प्रोग्राम रन होता है। उसके बाद क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मीन्स क्या है? ये प्रोग्राम, एक सिस्टम का प्रोग्राम दूसरे सिस्टम में भी हम रन कर सकते हैं विदाउट चेंजेस, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है, ये भी हम आगे बताएंगे। इसके बाद क्या है, मिडल लेवल लैंग्वेज है। जो सी इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड मिडल लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल करते हैं। और फिर मिडल मिडल लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसमें जो पॉइंटर आएंगे आगे, पॉइंटर वगैरह, वो डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को एड्रेस नहीं करते इसको, इसलिए इसको मिडल लेवल लैंग्वेज में से भी जाना जाता है। इसके बाद सी में रिच लाइब्रेरी है। सी प्रोवाइड्स रिच सेट ऑफ बिल्ड इन लाइब्रेरी फंक्शंस। और उसके बाद है मॉड्यूलरिटी। सी प्रोग्राम में बहुत फंक्शन है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे। सी का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम एकदम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है सी लैंग्वेज का। उससे पहले हम देखेंगे, आपको दो चीज़ें लगेगी, एक वीएस कोड लगेगा और जो सी लैंग्वेज चलती है जीसीसी कंपाइलर, ये दोनों चीज़ें लगेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। अ, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप यूट्यूब पे देयर आर n नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स, यू कैन गो एंड जस्ट वॉच द ट्यूटोरियल्स। इन शॉर्ट, आई विल टेल प्रोसेस। सबसे पहले आपको वीएस स्टूडियो डाउनलोड करना है। गूगल पे सर्च करिए वीएस स्टूडियो और डाउनलोड करिए। उसके लिए डाउनलोड हो जाएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। कंपाइलर के गूगल पे सर्च करिए,
MinGW64 कंपाइलर, ये कंपाइलर आपको आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल पे आप जब टर्मिनल पे जाएँगे जीसीसी वर्जन करके सर्च करेंगे, तो ये आ जाएगा। अगर आपको अभी कंपाइलर ये नहीं है तो आप गूगल पे जा सकते हैं, ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च कर सकते हैं और उस पे भी आपका कोड रन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। हम क्या करेंगे वीएस कोड में जाके एक-एक लाइन इसकी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो सबसे पहले आपको ओपन करना है वीएस कोड। अगर आपके पास वीएस कोड नहीं है तो ऑनलाइन आप कौन सा भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। फाइल में जाएँगे, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कौन सा भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ एक, सी लैंग्वेज करके। आप सेलेक्ट करना है इस फ़ोल्डर को। ये फ़ोल्डर आपका ओपन हो गया। इसके बाद हम इसमें फाइल्स ऐड कर सकते हैं। हमको हमको फर्स्ट प्रोग्राम हमको ये करना है। सो फर्स्ट लिखेंगे और डॉट सी लिखेंगे। डॉट सी क्यों लिखा? क्योंकि डॉट सी सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। इससे किसी भी आईडीई और फिर कंपाइलर को पता चलता है कि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इसे एंटर करेंगे, यहाँ पे अपनी विंडो ओपन हो जाएगी। सो सबसे पहले सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, उसमें फर्स्ट लाइन होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड इंक्लूड stdoh, ये आपके हर एक सी प्रोग्राम की लाइब्रेरी है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, ये फंक्शन होते हैं। अब हमने ये लाइन लिखी, इसका हम अब एक्सप्लेनेशन देखें। हम क्या करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे, उससे आपको आसानी होगी समझने में। सो जो हमने लाइन लिखी है वो है स्टैंडर्ड इंक्लूड एसटीडी आईओएच। इसका मतलब क्या है? इट्स कॉल्ड प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का एक प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव है। इसका वर्क क्या है? इट टेल्स द कंप्यूटर टू इंक्लूड द एसटीडी आईओएच हेडर फाइल बिफोर कंपाइलिंग द प्रोग्राम। मतलब जो आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है उससे पहले इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपको? बिकॉज फंक्शंस लाइक printf and scanf are stored inside this library. stdio stands for standard input header file। ये आप ध्यान में रख लीजिए। ये आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो अब हेड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हेडर फाइल है क्या? सो हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल इज अ फाइल दैट कंटेन्स डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस एंड डेफिनेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड इन सी प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें कुछ ऐसे डिक्लेरेशन और ऐसे फंक्शंस है जिसको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। सपोज इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। अब रिमोट क्या करता है? अगर रिमोट पे आपने पावर का बटन दबाया तो क्या होगा? या फिर वॉल्यूम का दबाया तो ऑटोमेटिकली पावर अप पावर डाउन हो जाएगा। इसका इंटरनल क्या होता है, इससे हमें कुछ लेना-देना नहीं होता। जैसे वर्क कैसे करता है, सपोज़ हमने पावर का बटन दबाया, तो एक्चुअल वर्क इनसाइड टीवी में जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगे होते हैं, इसके अंदर वो ऑटोमैटिकली काम हो जाता है। उसके अंदर वो कैसा काम होता है उसका हमें कोई मतलब नहीं है। सो ऐसा ही होता है इस हेडर फ़ाइल में। एक बार हमने हेडर फ़ाइल लिख दी, ओसी कंपाइलर ऑटोमैटिक कंपाइल करता है। हमको ज़्यादा कुछ उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन यूजुअली डॉट एच होता है। जैसे हमने अपने हेडर फाइल में stdioh डॉट अदर भी हेडर फाइल्स होते हैं जैसे math.h, ये हम आगे जाके देखेंगे। इसमें फंक्शंस कौन से इंक्लूड होते हैं? printf एंड scanf, ये फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हमने देखा कि रिमोट का देखा, इसमें हेडर फाइल्स कौन-कौन से हैं?
पॉवर, वॉल्यूम, चॅनल हे सपोज हेडर फाइल्स आहे. सिमिलरली इसमें हेडर फाइल्स कोणते हैं? प्रिंटफ, स्कैनफ, ये हेडर फाइल इसमें है। इसके बाद हम प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन प्रोग्राम की है इंट मेन। ये आपका सी लैंग्वेज, कौन से भी सी लैंग्वेज का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम मेन ऑलवेज। सी लैंग्वेज का कौन सा भी कोड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सी लैंग्वेज से होता है। सो इसमें ये इंट मेन, तो मेन क्या है? मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड। इसमें इंट क्या होता है? इंट इज रिटर्न टाइप, मींस मेन फंक्शंस रिटर्न इंटीजर वैल्यू। हम ऑलवेज इसका डेटा टाइप इंटीजर ही रखते हैं। उसके बाद क्या होता है? मेन आता है। मेन इज अ स्पेशल फंक्शन नेम। मतलब क्या होता है इसका? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हियर। और ये ब्रैकेट क्यों यूज किए जाते हैं? यूज्ड फॉर पैरामीटर्स। अब इसी के केस में अब हम एम्प्टी है, इसका मतलब नो पैरामीटर पास्ड। यू कैन नॉट कॉल मेन लाइक पैरामीटर फंक्शंस। मतलब अब ये जो मेन में जो पैरामीटर हो, इसमें हम डायरेक्टली अपने पैरामीटर पास नहीं कर सकते। इसमें खुला ही रखना पड़ता है। सो चलिए ये लाइन भी आप हम वीएस कोड पे लिख लेते हैं। जो सेकेंड लाइन थी हमारी, इसका डेटा टाइप है इंट मेन। ये हो गया हमारी सेकेंड लाइन। उसके बाद क्या होता है? इंट मेन लिखने के बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस होता है, ये हमारे कोड का ओपनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है? इट मेक्स बिगिनिंग प्रोग्राम ऑफ द बॉडी। एवरीथिंग इनसाइड ब्रेसेस बिलोंग्स टू द मेन फंक्शन। मतलब जो भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा वो मेन फंक्शन के अंदर रहेगा। इसके बाद उस पे हम हमारा सपोज पहला प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक क्या यूज होता है? प्रिंट क्या है? प्रिंटफ इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑन द फंक्शन। मतलब सी लैंग्वेज में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो तो आप प्रिंटफ यूज करते हैं। और प्रिंटफ के अंदर अगर ये जो है इसे कहते हैं स्ट्रिंग। ये जो टेक्स्ट रहता है इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। और इसे लिखने के लिए हमें इसे डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। इसे हम लिख के देखते हैं। और वन मोर थिंग, जो भी मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस होल लाइन इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट लिखते दिस एंड्स विथ सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट आपको सेमीकोलन के साथ एंड करना पड़ेगा, अगर नहीं एंड किया तो एरर देता है। चलिए ये लाइन लिख के देखते हैं हम अब। अब क्या लिखना है? प्रिंटफ। प्रिंटफ कोट लगाया हमने। और कुछ भी लिख सकते हो। माय नेम इज, आप अपना नेम यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ सेमीकोलन देना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है? ये हमने लिख लिया। एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होता है, मार्क्स द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। जो जब अपना पूरा का पूरा कोड रन हो जाएगा तो हमें ये ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद रहता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्यों लिखना पड़ता है हमें कोड में? द स्टेटस ऑफ द कोड इज यूजुअली इंटीजर होता है। सो रिटर्न जीरो मींस प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। हर कोड के एट द एंड आपको रिटर्न जीरो लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो भी प्रोग्राम चलेगा, लेकिन लिखना पड़ता है। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, रन सी सी प्लस प्लस फाइल करनी है। इसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद आप ये देखिए इसकी फाइल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई। सी प्रोग्राम में क्या होता है? प्रोग्राम जब हम रन करते हैं वो आउटपुट देने से पहले एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है, जैसे यहाँ की है फर्स्ट डॉट ई एक्स। सो अब इसके लिए, इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? डॉट बैक स्लैश एंड योर प्रोग्राम में।
प्रोग्राम नेम, फर्स्ट डॉट एंड इट्स एक्सटेंशन EXE। आपका आउटपुट यहाँ आ गया, ये देखिए माय नेम इज शिवम। आपका जो भी इनसाइड इसके लिखा हो वहाँ का आउटपुट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसमें क्या होता है, पहले ये देखो फर्स्ट डॉट सी है, इसके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार होती है। सी लैंग्वेज ऐसे ही रन होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। आप प्रोग्रामर की तरह सोचना शुरू करिए। अपने आप से सवाल पूछिए, जैसे कि पहला है व्हाई यू यूज इंटीजर डेटा टाइप इन मेन फंक्शन इंटीजर मेन। तो ये जैसे डेटा टाइप्स और भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि कैरेक्टर है, इंटीजर। अब इंटीजर ही हम यूज क्यों करते हैं, इसका लॉजिक देखो। क्या होता है, मेन इज अ स्पेशल फंक्शन, इट कॉल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर द प्रोग्राम फिनिशेस, मेन सेंड स्टेटस कोड बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसका मतलब क्या है, अगर रिटर्न जीरो आपका आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मैसेज आता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अगर रिटर्न वन आता है, तो इसका मैसेज आता है प्रोग्राम एंडेड विथ सम इश्यू और एरर। इसके लिए हम रिटर्न जीरो और रिटर्न वन लिखते हैं। अगर रिटर्न जीरो नहीं लिखा तो भी प्रोग्राम रन हो जाता है। तो हम लिखते क्यों हैं, जैसे कि मानो आपको एक कुछ लिखना है, अगर स्टूडेंट पास हुआ है, अगर स्टूडेंट पास है बट उसकी 80 है, तो इसका एक प्रोग्राम आउटपुट क्या देगा, पास विथ स्टेटस वन, मतलब पास तो है लेकिन कोई तो प्रॉब्लम है। जैसे कि और क्या होता है, इंट मेन अग्नि अब हमने रिटर्न जीरो लिखा, तो प्रोग्राम नेवर रीचेस हेयर बिकॉज प्रिंट, ये जो प्रिंट है इसके पास सेमी कॉलोनी नहीं है, मतलब रिटर्न जीरो के पास आपका प्रोग्राम पहुंचेगा भी नहीं। मतलब ये रिटर्न जीरो कब एग्जीक्यूट होता है, जब सब प्रोग्राम हमारा एक्यूरेट होता है, तभी हमारा कंपाइलर रिटर्न जीरो तक पहुंचता है। केस टू में ये हमारे पास सब कुछ सही है, ये कंपाइल होता है, रन होता है और रिटर्न जीरो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करता है। इन सी लैंग्वेज रिटर्न वन रिटर्न टू आल्सो रन। अब ट्राई करके देखिए, मैं तुमको दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ रिटर्न जीरो लिखा है, हम यहाँ रिटर्न वन लिखेंगे और रन कोड करने के बाद ये देखिए ये रन हो गया। ये डायरेक्टली मेरे आउटपुट पे कैसे रन हुआ, इसके लिए आपको जाना है एक्सटेंशन में, टाइप करना है कोड रनर। ये देखिए यहाँ जाके कोड रनर सर्च करिए आप। ये देखिए ये जो कोड रनर है, इसको आप इनेबल कर लीजिए, ये आपका ऑटोमेटिकली आउटपुट पे आ जाएगा। सिर्फ इस पे एक डिसएडवांटेज है कि जो यूजर से हम इनपुट लेते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। तो देखिए इसका आउटपुट आया माय नेम इज शिवम, लेकिन इसका कोड देखिए ये डन लिख रहा है और एक एग्जिटेड विथ कोड वन। यहाँ पे जो प्रीवियसली दिखा रहा था वो कोड जीरो दिखा रहा था, जब हमने रिटर्न जीरो किया तो यहाँ पे कोड जीरो दिखेगा, यहाँ कोड वन। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज भेज रहा है कि प्रोग्राम रन सक्सेसफुली विथ कोड स्टेटस वन। सपोज हमने यहाँ थ्री लिया और अब कोड रन किया हमने। ये देखिए ये क्या आ गया, यहाँ पे कोड का स्टेटस थ्री आ गया। इसका मतलब ये स्पेसिफिक जब हम एडवांस कोड लिखेंगे वहाँ इसका ज़्यादा यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अब। ये जो है व्हाई आवर प्रोग्राम रन विदाउट जीरो, इसका हमने चलिए रीज़न देखते हैं। आप सोचिए, थिंक कीजिए आपकी क्यों होता है ऐसा। मैं बताता हूँ। क्या होता है, इन मॉडर्न सी लैंग्वेजेस इफ एग्जीक्यूशन रिचेस द एंड ऑफ इंट मेन, द कंपाइलर ऑटोमेटिकली अज्यूम्स रिटर्न जीरो। मतलब ये जो एडवांस कंपाइलर है वीएस कोड आईडी वगैरह जैसे, यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम एंड एंड होता है सक्सेसफुली, तो रिटर्न जीरो ये ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं।
अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब तक हमने क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड, जो कि इंट मेन मेथड हमने देखी थी। सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट्स एंड विथ सेमीकोलन। जो भी मेन मेथड के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो वो ऑलवेज सेमीकोलन से एंड होते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड। ये जो कर्ली ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं? वो एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्रिंटफ प्रिंट्स द आउटपुट। जो भी हमें आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट कहाँ इंक्लूड होता है? जैसे कि हमने बताया हेडर फाइल में हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या है, रिटर्न 0 इंडिकेट्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तक अब तक हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग थिंग्स हम देखेंगे कि कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर क्या होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सी का कंपाइलर कोड रन करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है। देन व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर कोड एट वंस इनटू मशीन लैंग्वेज। जैसे कि हमने क्या बताया, ये जो कंप्यूटर है, उनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। हमारी लैंग्वेज क्या है? जब हमने जो कोड लिखते हैं, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड stdioh, इंट मेन, प्रिंटफ, एक ऐसे शब्द है जैसे कि इंग्लिश में डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स है। ये मशीन को नहीं समझ में आते। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेजेस, दैट इज 0 एंड 1। सो जो हमारा ये प्रोग्राम हमने लिखा है, इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 6, व्हाटएवर वी हैव रिटन द कोड, इसको एक कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। व्हाई कंपाइलर कन्वर्ट आवर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड? सोर्स कोड क्या होता है? जो हम ये लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड मशीन कोड में क्यों कन्वर्ट करता है कंपाइलर? क्योंकि मशीन को ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। सो कंपाइलर का काम क्या है? ये जो कंपाइलर है, ये जो हमारा सोर्स कोड है, उसको मशीन कोड में एग्जीक्यूट करता है। सो मशीन कोड उसको अंडरस्टैंड करे और आउटपुट दे। सो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? थिंक लाइक ट्रांसलेटिंग होल इंग्लिश बुक। सपोज मराठी की ये जो हमारी बुक है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद एक फाइल बनाएगा, जैसे किसी लैंग्वेज में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। वो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसमें किस लैंग्वेज में होगी? ट्रांसलेशन होने के बाद मराठी की सपोज इंग्लिश में होगी। सो या फिर इंग्लिश की मराठी में होगी। वो एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा। सी लैंग्वेज में कैसे होता है? सपोज एक कोड है, एक कंपाइलर क्या करता है? चेक कंप्लीट कोड, शो ऑल एरर्स टुगेदर एंड क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, ये भी हम बताएंगे। एवरी सी प्रोग्राम व्हेन इट्स रन, इट्स क्रिएट फर्स्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके बाद देखेंगे इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन लाइन एट अ टाइम। जैसे हमारा कंपाइलर क्या कर रहा था कि ये जो पूरा का पूरा कोड है, ये एक ही बारी में कंपाइल कर रहा था, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर रहा था और फिर रन हो रही थी। इंटरप्रेटर के केस में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन 1 एग्जीक्यूट करता है, देन लाइन 2 एग्जीक्यूट करता है, देन लाइन 3 एग्जीक्यूट करता है। सपोज आपके प्रोग्राम में लाइन 2 में एरर है, देन इंटरप्रेटर क्या करता है? ओनली लाइन 2 में एरर फाउंड हुआ, तो उसके नीचे कंपाइल नहीं होगा प्रोग्राम, वहीं स्टॉप हो जाएगा, एरर शो करेगा। आपको इस केस में क्या होता है? सपोज मल्टीपल हमने आपने एरर किए, तो सब एरर एक साथ शो कर देगा। इंटरप्रेटर में वैसा नहीं होता। एक बार एरर आ गया तो इंटरप्रेटर आगे नहीं जाता। इंटरप्रेटर क्या करता है? एग्जीक्यूट फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, स्टॉप इमीडिएटली इफ एरर फाउंड। सो इंटरप्रेटर कहाँ यूज होता है? सो पाइथन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज होता है, और हमारे सी लैंग्वेज केस में कंपाइलर यूज होता है। इसका हम एक रियल लाइफ में भी एग्जांपल देखिए। ये सोर्स कोड है, जो हम कोड लिखते हैं मैन्युअली VS कोड या फिर किसी पे आईडी पे, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। ये कंपाइलर क्या करता है? चेक एंटायर कोड एट वंस एंड उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड क्या करता है? उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में करता है। हमने देखा, तुमको दिखाता हूँ मैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे क्रिएट करता है।
ये देखिए हमने जो सी सी प्रोग्राम लिखा था फर्स्ट डॉट सी, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हर लैंग्वेज की एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे टर्मिनल में भी हमने देखा, जैसे हमने प्रोग्राम रन किया, सबसे पहले उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई, उसके बाद हमने कमांड लाइन देके कोड रन कराया। सो सी लैंग्वेज में ऐसा होता है। इंटरप्रेटर का क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है वो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है एंड लाइन बाय लाइन आउटपुट देता है। सपोज एनी एरर इन सम लाइन, देन स्टॉप इमीडिएटली कंपाइलिंग द प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। उसके बाद देखते हैं हम आउटपुट। आउटपुट मीन्स क्या है, किसी भी प्रोग्राम में एक हमें आउटपुट आता है, हम कोड किस लिए लिखते हैं कि कुछ आउटपुट आ जाए। सो इस आउटपुट के रिलेटेड सम थिंग्स हम ध्यान में रखते हैं। पहला क्या है, प्रिंट टेक्स्ट। प्रिंट टेक्स्ट करने के लिए क्या यूज होता है, प्रिंट का यूज होता है, और हर प्रिंट स्टेटमेंट एंड किससे होता है, सेमीकोलन से। प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट स्टेटमेंट। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशली क्या होता है, अगर दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है अपने पास, और दोनों का आपको न्यू लाइन में आउटपुट चाहिए, उसके लिए यूज होता है स्लैश एन का, बैक स्लैश एन का। अगर हमने बैक स्लैश एन यूज नहीं किया तो हमारा एक ही लाइन में आउटपुट आ जाएगा। इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज एक कोड है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंट है, देन हम सेकंड प्रिंट लगाते हैं। ये देखिए हम जब हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे रेड एरर दिखा रहा है। ये रेड एरर क्यों दिखा रहा है, इस पे लिखा आ रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। मतलब अब हम जब ये लिखेंगे, माय स्कूल नेम इज एबीसी सपोज, यहाँ पे जब तक आप सेमीकोलन नहीं दिखेंगे लिखेंगे तब तक यहाँ पे एरर आ जाएगा। जब सेमीकोलन लिखेंगे, यहाँ का एरर चला जाएगा। सो अब हम इसे लिख के इसे रन करके देखते हैं। सो ये देखिए यहाँ क्या आ गया, माय नेम इज शिवम एंड माय स्कूल नेम इज एबीसी। एक एक ही लाइन में हमारा आउटपुट आ गया। ये क्या चाहिए हमें, डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे ये आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि देखा स्लैश एन का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ स्लैश एन लगाओ या फिर न्यू स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लगाओ। अब हम क्या करते हैं, न्यू स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लगाते हैं बैक स्लैश एन। इसका यूज करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए अब ये देखिए, माय नेम इज शिवम एंड माय स्कूल नेम इज एबीसी, ये दो लाइन में प्रिंट कर रहा है। जैसे आपको मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन का यूज करना पड़ेगा। सपोज हमको एक लाइन ब्लैंक चाहिए, इन दोनों के बीच में एक लाइन ब्लैंक चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या होता है, इसी लैंग्वेज में डबल स्लैश एन का यूज होता है। स्लैश एन इसका यूज करेंगे हम तो क्या होगा, एक एक पूरी की पूरी लाइन ब्लैंक रह जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ माय नेम इज शिवम आउटपुट आ गया और माय स्कूल नेम इज एबीसी। ये जो इन बिटवीन ये जो स्पेस है, एक लाइन पूरा का पूरा स्पेस है, इसको हम आउटपुट फॉर्मेटिंग कहते हैं। आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप स्लैश एन, डबल स्लैश एन कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए यही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, अगर आपको कुछ वेरिएबल से प्रिंट करना है, इफ़ यू या फिर प्रिंट नंबर करना है, उसके लिए हम अगले वीडियो में ये परसेंट डी क्या है अगले वीडियो में बताएंगे। एबीसी के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इसी लैंग्वेज में, कि प्रिंट को बताता है कि जो प्रिंट करने वाला नंबर है वो किस डेटा टाइप का है, ये हम बताएंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, थिंक लाइक अ प्रोग्रामर। कुछ सवाल जो मुझे लगे कि आपको शेयर करने चाहिए। ऐसे सवाल आप भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, व्हाई सी यूज कंपाइलर। मैंने तुमको दो कंसेप्ट बताए,
पहला कंसेप्ट क्या था कि व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। अगर हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें अवेलेबल है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, देन हम कंपाइलर का ही यूज़ क्यों करते हैं सी लैंग्वेज को रन करने के लिए? इसके लिए अब बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 3 कोड्स, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। कंपाइलर क्या करेगा? एक कोड को कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा एट वंस, एक ही टाइम पे डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा। इससे क्या होगा? पूरा का पूरा जो कोड है एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? ये जो फर्स्ट लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड लाइन ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो कंपाइलर यूज़ क्यों होता है? क्योंकि हाई स्पीड होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है और लो मेमोरी यूजेस। जब ये जो कोड है एक ही बार में एग्जीक्यूट होता है, तो मेमोरी का यूज़ लो होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो मेन पॉइंट है कि हाउ सी प्रोग्राम रन, मतलब सी प्रोग्राम रन कैसे होता है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? एक कोड लिखते हो, जैसे कि ये 2 नंबर्स का कोड है। ये सोर्स कोड है हमारा। ये कोड लिखा, जब हमने रन क्लिक किया तो उसके बाद क्या होता है? कंपाइलर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल सीपीयू में रन होती है और उसके बाद हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आता है। वही हमने यहाँ लिखा है, सोर्स कोड कन्वर्ट, सोर्स कोड डॉट ईएक्सई फाइल में कन्वर्ट होता है बाय कंपाइलर, एंड डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल रीड इंस्ट्रक्शन एंड execute by CPU, and the output is displayed into the console. देन आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, व्हाट इज इनसाइड डॉट ई फाइल? तो डॉट ई फाइल में क्या होता है? ये जो हमारी ई फाइल है, तो ई फाइल में मशीन इंस्ट्रक्शन, कंपाइल प्रोग्राम लॉजिक एंड प्रोग्राम डेटा होता है। ये हमको समझ नहीं आता क्या लिखा होता है। दिस इज अंडरस्टैंडेबल ओनली बाय मशीन। सो डॉट ई फाइल का क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये होता है, सपोज अब डॉट ई फाइल आपने लिखी और आपका जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना है, जैसे कि लिनक्स हुआ और दूसरे भी, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। सो डॉट ई फाइल उस लैंग्वेज में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर डायरेक्ट अपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम वहाँ पे रन किया तो वो रन नहीं होगा, डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल के वजह से वो आसानी से रन हो जाएगा। सो ये था हमारे लेक्चर 1 में डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्रोग्राम में। अगले लेक्चर्स में हम वेरिएबल फॉर्मेट, स्पेसिफायर, ये सब थिंग्स देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय।